नमस्कार। आप आपका टॉपिक है आज का कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज जीनस एंड फैमिली। ये आपका पेपर फर्स्ट है और फर्स्ट पेपर जो आपका है वो है टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि इस पेपर को स्टार्ट करने के पहले या कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज़ को देखने के पहले हम आते हैं टैक्सोनॉमी। कैटेगरीज कहा जाता है इनको। और टैक्सोनॉमी, वास्तव में टैक्सोनॉमी है क्या? तो ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक को कहते हैं टैक्सॉन और दूसरा होता है नॉमस। तो टैक्सॉन मीन्स होता है कि वर्गक और नॉमस मीन्स होता है नामकरण। मतलब हो गया कि विज्ञान की ऐसी वह शाखा जिसके अंदर हम वर्गक और उनके नामकरण का अध्ययन करते हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन और पादपों के नामकरण का अध्ययन किया जाता है। अब वर्गीकरण मतलब कि अब हमने हर वर्गीकरण में उसको एक निश्चित कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसको कि हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। जैसे ऑर्डर है, फैमिली है, स्पीसीज है, जीनस है, इस तरह की जो सारी कैटेगरीज होती हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। तो सबसे पहले स्पीसीज है क्या? तो सभी पादप जो कि समान लक्षण रखते हों और आसानी से एक दूसरे से पहचाने जा सकते हों, तो उनको हमने एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में रखा है, जिसको कि हम स्पीसीज या जाति कहते हैं। अब इसके लिए पहले एक थ्योरी चलती थी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके अनुसार ऐसा कहा जाता था कि जितने भी पादप और जंतु जितने भी पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, ये सारे भगवान के द्वारा, गॉड के द्वारा बनाए गए हैं, जो कि एक ही तरह के शेप में थे। और आज के वर्तमान स्वरूप में जो पाए जा रहे हैं, वो उनमें वातावरण के कारण जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण से वो पाए जा रहे हैं। तो इन सब कुछ थ्योरीज लोगों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी साइंटिस्ट ने कि स्पीसीज क्या है। तो वर्तमान समय में जो पादप पाए जा रहे हैं, वो कई पीढ़ियों के पश्चात निरंतर विकास के द्वारा उनके जनक पादपों से विकसित हुए हैं। अब विकास के दौरान पादप लक्षणों का विकास भी हुआ है। इनमें जो स्ट्रक्चरल और जेनेटिकल जटिलताएं बढ़ती गई हैं, और लक्षणों में जटिलता की बढ़ोतरी के कारण जो उनके संतति पौधे हैं, वो उनके पूर्वजों के साथ धीरे धीरे जो समानताएं थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और जिससे कि वो उनका जो आपस में जो परस्पर संबंध था, वो काल्पनिक और परिकल्पनात्मक रूप से किया जाता है। इसी के फलस्वरूप पौधों में ऐसे समूह हैं जो अलग अलग श्रेणियों में रखे जाते हैं। तो पादप की समानताओं के आधार पर अलग अलग संवर्ग और श्रेणियों का बनना प्रारंभ हुआ, और तभी से स्पीसीज, जीनस और फैमिली इत्यादि का प्रारंभ हुआ। और जाति का सबसे पहले हमको जो ज्ञान दिया था, वो लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने सबसे पहले जाति के बारे में हमको बताया था। उसके बाद फिर चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बाद फिर कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने वाद प्रस्तुत किए थे। तो जाति का जो अर्थपूर्ण वैज्ञानिक आधार, स्तर एवं परिभाषा देने का श्रेय जो है, वो सर्वप्रथम लीनियस को ही जाता है। इसके बाद जाति का जो गठन की प्रक्रिया में आने वाली जटिलताओं को सुलझाने में मेंडल के आनुवंशिकी नियम, डीब्रीज के म्यूटेशन के कैरेक्टर से काफ़ी सहायता मिली है। और साथ ही में डार्विन के कुछ जो इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स थे, उनसे भी काफ़ी सहायता मिली है। अब जो स्पीसीज़ हैं, उसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो सब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। जैसे डार्लिंगटन ने दी है कि जातियाँ प्राकृतिक जनसंख्या के वे स्थायी रूप से विलग समूह हैं जिनके लक्षण आनुवंशिकी आधार पर स्थिर हैं और जो जाति सीमाओं में लैंगिक जनन करते हैं। इसी तरह से ड्यूर्टीज ने अपनी अलग डेफिनेशन दी है कि जातियां छोटी से छोटी प्राकृतिक जनसंख्या है जो
बायोटाइप के स्पष्ट अलगाव के कारण एक दूसरे से स्थायी रूप से अलग हो गई है। और इसी तरह से क्लॉसन नाम के साइंटिस्ट ने अपनी अलग परिभाषा दी है कि पौधे के ऐसे प्राकृतिक समूह में संगठित हैं, पौधे ऐसे प्राकृतिक समूह में संगठित हैं जिनके घटक समूह सीमाओं में जीन का आदान प्रदान बिना किसी हानिकारक प्रभाव के करते हैं, और ये समूह एक दूसरे से आनुवंशिकी कार्यकी अवरोध द्वारा विलग होते हैं। अब इतनी सारी परिभाषाओं से जो एक आधुनिक परिभाषा जो चलन में है वो है पादपों का ऐसा समूह जो बाह्य एवं आंतरिक आकारिकी में समान तथा परस्पर जननक्षम हो और मुक्त रूप से प्रजनन करता हो, वो जाति कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम सूराटेंस। यहाँ पर सोलेनम एक वंश है और जाति है नाइग्रम। इसके बाद आते हैं हम जो जाति की जो डिफरेंट कैटेगरीज बनी हुई है, वहाँ पर हमने अलग अलग कैटेगरीज में जाति को डिवाइड किया है उनके लक्षणों के आधार पर। तो इंट्रा स्पेसिफिक कैटेगरीज जो बनी हुई है तो क्या है, एक ही जाति के कुछ सदस्य सूक्ष्मतम संरचना, रचनात्मक विस्तृतताओं, बायोकेमिकल जेनेटिकल कैरेक्टर और उसी जाति में अन्य सहपादप से कुछ भिन्न हो सकते हैं, और इस भिन्नता वाले पादप समूह को हम कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज। ये कुछ इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज हैं, जैसे बायोटाइप है, इकोटाइप है, इकोफेन या इकेट्स, वैरायटी और अदर्स। इस तरह से 5 इंट्रास्पेसिफिक कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम आते हैं बायोटाइप्स। तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला एक ही जाति का पादप समूह जिसके सदस्यों का आनुवंशिक संगठन समान होता है लेकिन अन्य लक्षण मामूली भिन्न होते हैं, और ये पादप जातियां समान वातावरण में उगते हुए भी भिन्नता रख रही है, अन्य लक्षणों में उगते हुए भी भिन्नता रखती है। तो पादप जातियों की यह भिन्नता जो होती है वो किस कारण से हुई, सूक्ष्म जलवायु के कारण, जलवायु, माइक्रो एनाटॉमी, जैव रासायनिक या कोशिका विज्ञान से संबंधित विभिन्नता हो सकती है। दूसरा जो पादप समूह है वो है इकोटाइप। तो एक पादप जनसंख्या जो आकारिकी व कार्यकी लक्षणों में भिन्न हो। यहाँ पर क्या है, आकारिकी और कार्यकी लक्षणों में भिन्न है लेकिन परस्पर लैंगिक जनन कर सकती हैं। इस तरह की जाति की जो कैटेगरीज है उसको हम कहते हैं इकोटाइप। तो एक ही जाति के पौधे भिन्न वातावरण में उगने के कारण, अलग अलग वातावरण में यदि वो उगते हैं तो उनमें सूक्ष्म विभिन्नताएं आ जाती हैं या सूक्ष्म विभिन्नताएं वो रखते हैं। ऐसी विभिन्नताएं या तो एडॉप्टेशन से संबंधित हो सकती हैं या म्यूटेशन से संबंधित हो सकती हैं, और ये विभिन्नताएं जो है वो सतही नहीं होकर आनुवंशिक स्तर पर स्थापित होती हैं। पहले वाले में हमने देखा बायोटाइप में कि ये जो विभिन्नताएं हैं ये आनुवंशिक स्तर पर स्थापित नहीं होती हैं। इसके बाद आते हैं इकोफेन या इकेट्स। तो एक ही जाति के पादप भिन्न पारिस्थितिकी परिस्थितियों में उगने पर उनमें कुछ गौण अंतर आ जाता है, लेकिन यह अंतर आनुवंशिक रूप से स्थापित नहीं होता है और यह वातावरण की भिन्नता के कारण होता है। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं इकोफेन या इकेट्स। इसके बाद आते हैं हम वैरायटी। तो किसी पादप जाति के अंदर पाई जाने वाली भिन्नता युक्त पादप समूह जो है वो वैरायटी कहलाता है। जैसे कि जो लक्षण फिनोटिपिकली विभेदनशील होते हैं या जीनोटिपिकली वो निर्धारित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए है, हमारे पास जो ब्रासिका स्पीसीज है, गोभी के लिए ब्रासिका ओलेरेसिया। अब इसके लिए जो ब्रासिका ओलेरेसिया है ये एक जीनस और एक स्पीसीज हो गई। अब स्पीसीज के साथ ही और हमको गोभी अलग अलग तरह की दिखाई देती है, जैसे फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, गांठ गोभी है।
तो फूल गोभी के लिए हम कहते हैं, उसको अलग हमने बॉटनिकल नेम दे दिया है, ब्रासिका ओलारासिया वैरायटी बोट्राइटिस। जो पत्ता गोभी है, कैबेज, ब्रासिका ओलारासिया कैपिटाटा। इसी तरह से गांठ गोभी को वैरायटी हमने गोंगीलॉट्स नाम दे दिया है। इसी तरह से वर्गकों के अतिरिक्त समय समय पर और अन्य पदों का भी गठन किया गया है, जिसमें कि कुछ वैरायटीज़ ज़्यादा हमको दिखाई दे सकती है, तो उनको हम कहते हैं, उनको अदर्स की श्रेणी में रख दिया गया है। तो इस तरह से ये तो होता है स्पीशीज़ का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस। अब जीनस कैसे बनती है? तो बहुत सी जातियाँ जो एक दूसरे से बहुत समान होती हैं, वो जीनस बनाती है, वंश बनाती है। जीनस के निर्धारण में फ्लोरल कैरेक्टर मतलब पुष्पीय लक्षणों का उपयोग किया जाता है, तथा साथ में एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, साइटोलॉजी, पैलोनोलॉजी, इनका इनको सम्मिलित किया गया है। और इन सभी के अध्ययन और इनसे सूचनाओं का इनका उपयोग किया गया है। तो वंशों के विविध लक्षणों का जो श्रेय है वो टर्नफोर्ड को, वंश का जो विविध विधिवत जो लक्षण का वर्णन किया है उसका श्रेय टर्नफोर्ड नाम के साइंटिस्ट को जाता है। टर्नफोर्ड ने अपनी पुस्तक इंस्टीट्यूशन री हार्बेरी, इसमें वंश के बारे में प्रकाशित किया है और लगभग 698 वंशों का वर्णन किया है उन्होंने। अब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ये वंश जो है, तो कई सारी स्पीसीज मिलकर वंश का निर्माण करती है। और ये जो वंश है ये एक स्पीसीज के भी हो सकते हैं, जैसे कि उनको हम कहते हैं मोनोटिपिक। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल बताया था वैरायटी का, उसी तरह से यहाँ पर सरसों का एक, जैसे सरसों का जेनेरिक नेम है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रीज, तब इसके अंदर कई सारी वैरायटीज़ हमको दिखाई देती है। येलो सरसों, ब्लैक सरसों, इन सभी के बॉटनिकल नेम हमको अलग अलग दिखाई देंगे। सभी का मतलब अलग अलग वैरायटी हमको यहाँ नज़र आएगी। इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली। तो फैमिली जो है वो जीन वंश से बड़ी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है। तो वंश के बाद जो है, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो वंश के बाद है वो फैमिली है। तो इसके अंदर एक से अधिक जेनेरा सम्मिलित होकर और एक फैमिली का निर्माण करती हैं। और यदि सिंगल जीनस है उसके अंदर तो उसको हम कहेंगे मोनोटिपिक, और अधिक है वो पॉलीटिपिक जीनस के अंतर्गत आता है। और फैमिली फैमिली जो है वो उसको कई सारे कॉम्बिनेशन, जैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं, फ्लावर, फ्रूट, इन सब के कैरेक्टर के आधार पर हमने उनको डिवाइड किया है। अब आते हैं हम डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की यदि बात करें तो उसके बाद ऑर्डर आते हैं, क्लास आते हैं, फाइलम आते हैं। तो यदि किसी हमने सबसे पहले यदि मान लो हमने किसी एक सरसों का आपको एग्जांपल इसके अंदर आप देख सकते हैं, सरसों का एग्जांपल बता रखा है मैंने। तो इसके अंदर जो सरसों की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, तो डिवीज़न जो है वो एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न है डाइकोटिलीडनी, क्लास है पोलीपेटली, सीरीज़ है उसकी थैलेमी फ्लोरी, ऑर्डर पैराइटेल्स, उसका सब ऑर्डर है कैपेरिडिनी, फैमिली है ब्रैसिकेसी, जीनस ब्रैसिका, स्पीसीज कैम्पेस्ट्रीज, वैरायटी बेसिक सरसों। इस तरह से हम ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइडेशन में बांटा जा सकता है। धन्यवाद।